नमस्कार। आज के हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारे और आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। यह है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की उच्च पेंशन योजना। इस योजना ने सेवानिवृत्ति की योजना बना रहे लाखों कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है। भारत में वित्तीय सुरक्षा हमेशा से एक बड़ी प्राथमिकता रही है। खास तौर पर जब कोई व्यक्ति अपनी नौकरी के अंतिम पड़ाव पर होता है तो यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी हो जाता है कि उसका आने वाला जीवन आर्थिक रूप से स्थिर और सम्मानजनक हो। इसी जरूरत को समझते हुए ईपीएफओ ने ईपीएस 95 के तहत एक ऐसा विकल्प पेश किया है जो कर्मचारियों को अपनी मासिक पेंशन बढ़ाने का मौका देता है। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक निर्णायक कदम है जो सेवानिवृत्ति के बाद की जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन इस योजना को समझना इतना भी आसान नहीं है। इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं और यह हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। किसी के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका है तो किसी और के लिए यह शायद उतनी फायदेमंद न हो। इसलिए आज हम इस योजना की गहराई में जाएंगे ताकि आप पूरी जानकारी के साथ एक सही फैसला ले सकें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ईपीएफ और ईपीएस में क्या अंतर है। ये दोनों अक्सर एक ही मान लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि मूल रूप से एक बचत योजना है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही कर्मचारी के मूल वेतन, बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते डीए का 12% योगदान करते हैं। इस पैसे पर सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज मिलता है और यह पूरी राशि कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय या कुछ विशेष स्थितियों में एक मुश्त मिल जाती है। इसे आप अपनी बचत के रूप में देख सकते हैं। दूसरी तरफ ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना एक पेंशन योजना है। इसमें नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा जाता है जिससे रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने पेंशन मिल सके। तो इन दोनों के बीच का संबंध क्या है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जब आपकी सैलरी से कटौती होती है तो कर्मचारी के मासिक वेतन से 12% की कटौती होती है और यह पूरा पैसा ईपीएफ खाते में जमा हो जाता है। नियोक्ता भी उतनी ही राशि का योगदान करता है, यानी कर्मचारी के वेतन का 12%। लेकिन नियोक्ता का यह पूरा योगदान ईपीएफ खाते में नहीं जाता। इसमें से 8.33% हिस्सा ईपीएस खाते में चला जाता है और बचा हुआ 3.67% ईपीएफ खाते में जमा होता है। अब यहीं पर उच्च पेंशन योजना की भूमिका आती है। जब कोई कर्मचारी इस विकल्प को चुनता है तो नियोक्ता के योगदान का पुनर्वितरण होता है। इससे ईपीएस खाते में ज्यादा पैसा जमा होता है और आपकी मासिक पेंशन में बढ़ोतरी होती है। यह योजना ईपीएस 95 के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि इसे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन सुरक्षा देने के लिए 1995 में शुरू किया गया था। शुरुआत में इस योजना में योगदान के लिए अधिकतम वेतन सीमा 6,500 रुपये तय की गई थी। बाद में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया। इसका मतलब यह था कि नियोक्ता का 8.33% योगदान केवल 15,000 रुपये तक के वेतन पर ही मिलता था। लेकिन साल 2014 में एक बड़ा बदलाव आया। इसके बाद कर्मचारियों को यह विकल्प दिया गया कि वे अपने पूरे मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर 8.33% का योगदान दे सकते हैं। इसी बदलाव ने उच्च पेंशन का रास्ता खोला। अब बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया की, जो बहुत ही सरल है। कर्मचारी सीधे ईपीएफओ की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपनी कंपनी के मानव संसाधन एचआर विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर 2 विकल्प मिलते हैं। पहला विकल्प उनके लिए है जो 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अब उच्च पेंशन चाहते हैं। दूसरा विकल्प उन कर्मचारियों के लिए है जो अभी भी कार्यरत हैं। जब आप दूसरे विकल्प पर क्लिक करते हैं तो एक पंजीकरण अनुरोध रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फॉर्म खुलता है। इसमें आपको अपना यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और आधार नंबर जैसी जानकारी भरनी होती है। फॉर्म जमा होने के बाद नियोक्ता को कर्मचारी की मौजूदा रोजगार स्थिति की पुष्टि के लिए एक संदेश मिलता है। नियोक्ता की अनुमति मिलने के बाद उच्च पेंशन के लिए योगदान शुरू हो जाता है। यह पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया 5 मिनट से भी कम समय में पूरी हो सकती है। इसके अलावा ईपीएफओ ने उन कर्मचारियों के लिए ऑफलाइन सुविधा भी दी है जिन्हें ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी होती है।
वे अपने नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय में जाकर या विभिन्न स्थानों पर स्थापित शिविरों में फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कर्मचारी इस योजना का लाभ उठाने से वंचित न रहे। बहुत से कर्मचारियों के मन में एक आम सवाल होता है, क्या उच्च पेंशन का विकल्प चुनने से मेरे मासिक वेतन में कोई कटौती होगी? इसका सीधा जवाब है नहीं। इस विकल्प का चयन करने से कर्मचारी के मासिक वेतन पर कोई असर नहीं पड़ता, केवल नियोक्ता के योगदान का पुनर्वितरण होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कर्मचारी का मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर 20,000 रुपये है। पुरानी व्यवस्था में कर्मचारी के ईपीएफ खाते में 2,400 रुपये जमा होते थे और नियोक्ता भी समान राशि का योगदान देता था। लेकिन उच्च पेंशन योजना के तहत नियोक्ता का योगदान बदल जाएगा। अब नियोक्ता के योगदान का 8.33% यानी 1,660 रुपये पेंशन खाते में जाएगा, जबकि शेष 740 रुपये ईपीएफ खाते में जमा होगा। इससे पहले जिन कर्मचारियों का मूल वेतन और महंगाई भत्ता 15,000 रुपये तक था, उनके लिए नियोक्ता का 8.33% यानी 1,249.50 रुपये पेंशन खाते में जाता था। वेतन सीमा हटने के बाद अब कर्मचारी अपने पूरे मूल वेतन और महंगाई भत्ते पर 8.33% का योगदान दे सकते हैं। एक और सवाल उठता है, क्या इससे नियोक्ता पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा? इसका उत्तर भी नहीं है। यह केवल नियोक्ता के ईपीएफ योगदान का पुनर्वितरण है। नियोक्ता का 8.33% योगदान अब पेंशन फंड में जाएगा और 3.67% ईपीएफ खाते में जाएगा। इसका नतीजा यह होगा कि पेंशन फंड में ज्यादा पैसा जमा होगा और ईपीएफ खाते में कम। अब बात करते हैं पेंशन की गणना की, जिसके लिए एक विशेष सूत्र है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा संशोधित सूत्र के अनुसार मासिक पेंशन की गणना के लिए सेवा के अंतिम 5 वर्षों या 60 महीनों के औसत वेतन, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता को कुल सेवा वर्षों से गुणा किया जाता है और फिर इसे 70 से भाग दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका अंतिम 5 वर्षों का औसत वेतन 1 लाख रुपये है और आपने 35 वर्षों तक सेवा की है, तो आपकी मासिक पेंशन लगभग 50,000 रुपये होगी। यह उस मासिक पेंशन से बहुत ज्यादा है जिसकी गणना 15,000 रुपये की वेतन सीमा के साथ की जाती थी, जो कि 7,500 रुपये होती थी। उच्च पेंशन योजना के अपने फायदे और नुकसान हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सेवानिवृत्ति के बाद एक नियमित और बड़ी मासिक पेंशन मिलती है, जो जीवन के अंतिम वर्षों में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि इसका एक महत्वपूर्ण नुकसान भी है। उच्च पेंशन का विकल्प चुनने से आपके ईपीएफ खाते में जमा होने वाली एक मुश्त राशि कम हो जाएगी। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। यदि किसी कर्मचारी के पास सेवानिवृत्ति के लिए कुछ ही साल बचे हैं, तो शायद उसके लिए उच्च पेंशन का विकल्प उतना फायदेमंद न हो। ऐसे में एक मुश्त राशि पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर हो सकता है और ऐसे लोगों के लिए पुरानी योजना के साथ बने रहना उचित है। दूसरी ओर, यदि किसी कर्मचारी के पास अभी भी 20 या उससे अधिक वर्षों की सेवा बची है, तो यह योजना उनके लिए बहुत लाभकारी हो सकती है। यह योजना न केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिए बल्कि सेवानिवृत्त लोगों के लिए भी एक अवसर प्रदान करती है। सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने ईपीएफ खाते से ईपीएस खाते में फंड ट्रांसफर करके अपनी मासिक पेंशन बढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया में उन्हें अपने ईपीएफ फंड पर अर्जित ब्याज को भी शामिल करने का विकल्प मिलता है। यह उन लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है जो सेवानिवृत्ति के बाद अपनी मासिक आय को बढ़ाना चाहते हैं। इस योजना के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के सहयोग से ही संभव है। कर्मचारी के आवेदन के बाद नियोक्ता को ईपीएफओ पोर्टल पर अपनी सहमति देनी होती है। यह सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्ष इस बदलाव के लिए सहमत हैं। इसके अलावा इस योजना के लिए आवेदन करने के बाद कर्मचारी को ईपीएफओ पोर्टल पर अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा भी मिलती है। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ईपीएफओ ने कई कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसके अलावा ईपीएफओ ने विभिन्न स्थानों पर शिविरों का आयोजन भी किया है, ताकि जिन लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने में कठिनाई हो,
वे आसानी से ऑफलाइन आवेदन कर सकें। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कर्मचारी, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से, इस योजना का लाभ उठाने से वंचित न रहे। इस योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 26 जून 2023 तक बढ़ा दी गई थी, जिससे कर्मचारियों को अपनी वित्तीय गणना करने के लिए पर्याप्त समय मिला। आज के इस कार्यक्रम में हम एक और महत्वपूर्ण खबर पर भी बात करेंगे, जिसने पेंशन भोगियों के जीवन में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला दिया है। यह एक ऐसी खबर है जो न सिर्फ वित्तीय सुरक्षा की गारंटी दे रही है, बल्कि भविष्य के प्रति एक नई उम्मीद भी जगा रही है। इस साल की यह घोषणा कोई मामूली वृद्धि नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक नीति का नतीजा है, जिसे हम सब ट्रिपल लॉक के नाम से जानते हैं। यह नीति पेंशन भोगियों की आय को 3 मापदंडों के आधार पर बढ़ाती है: मुद्रास्फीति, औसत वेतन वृद्धि और न्यूनतम 2.5% की गारंटीशुदा वृद्धि। इन तीनों में से जो भी सबसे अधिक होता है, पेंशन में उतनी ही वृद्धि की जाती है। इस साल वेतन वृद्धि ने अन्य दोनों मापदंडों को पीछे छोड़ दिया है, जिससे यह ऐतिहासिक बढ़ोतरी संभव हो पाई है। यह सुनिश्चित करता है कि जीवन की बढ़ती लागत के सामने पेंशन का मूल्य कभी कम न हो। आधिकारिक आंकड़ों ने यह साफ कर दिया है कि इस साल वेतन में वृद्धि 4.1% रही। इस आंकड़े ने ट्रिपल लॉक को सक्रिय कर दिया, जिससे अप्रैल 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए लोगों के लिए, जिन्हें नई राज्य पेंशन मिलती है, उनकी वार्षिक पेंशन अब बढ़कर 12,020 पाउंड तक हो जाएगी। यह पिछले साल की तुलना में एक बड़ी छलांग है, क्योंकि पिछले वर्ष यह राशि 11,502 पाउंड थी। इसका मतलब है कि पेंशन भोगियों को सालाना 518 पाउंड की अतिरिक्त आय मिलेगी। यह राशि निश्चित रूप से उनके जीवन में एक बड़ी राहत लेकर आएगी, जिससे वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को और भी बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे। यह अच्छी खबर सिर्फ नए पेंशन भोगियों तक ही सीमित नहीं है। जो लोग पुराने बेसिक स्टेट पेंशन के दायरे में आते हैं, उनके लिए भी राहत की घोषणा की गई है। पुराने नियमों के तहत दी जाने वाली यह पेंशन अब 8,814 पाउंड से बढ़कर 9,175 पाउंड हो गई है। यह 361 पाउंड की वृद्धि है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सरकार ने पुराने और नए दोनों ही पेंशन भोगियों का पूरा ध्यान रखा है। यह कदम दिखाता है कि सरकार ने पेंशन प्रणाली के सभी पहलुओं पर विचार किया है, ताकि कोई भी नागरिक पीछे न छूटे। लेकिन यह समझना भी बहुत जरूरी है कि इस वृद्धि का लाभ हर किसी को पूरी तरह से नहीं मिलेगा। आपकी पेंशन की वास्तविक राशि इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितने वर्षों तक नेशनल इंश्योरेंस में योगदान दिया है। यदि किसी के रिकॉर्ड अधूरे हैं या उन्होंने न्यूनतम आवश्यक वर्षों तक भुगतान नहीं किया है, तो उन्हें पूरी राशि नहीं मिलेगी। इसलिए यह हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने रिकॉर्ड की जांच करें और यदि संभव हो तो अतिरिक्त योगदान करके अपनी पेंशन को अधिकतम करने का प्रयास करें। यह एक ऐसा कदम है जो भविष्य में आपकी वित्तीय सुरक्षा को और भी मजबूत बना सकता है। पिछले कई सालों से ट्रिपल लॉक नीति पर देश में एक जोरदार बहस चल रही है। एक तरफ इसके समर्थक हैं, जो इसे पेंशन भोगियों को आर्थिक उतार चढ़ाव से बचाने का एक मजबूत कवच मानते हैं। उनका कहना है कि यह नीति बुजुर्गों को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देती है। दूसरी ओर इसके आलोचक हैं, जो इसे सरकारी खजाने पर एक बड़ा बोझ मानते हैं, खासकर जब देश में बुजुर्गों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। कुछ नीति निर्माताओं ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर यह नीति इसी तरह जारी रही तो यह सरकार की आर्थिक स्थिरता को कमजोर कर सकती है। यह बहस अभी भी जारी है, लेकिन वर्तमान में इस नीति ने लाखों लोगों को बड़ी राहत दी है। इस अतिरिक्त आय का महत्व उन लोगों के लिए और भी अधिक है जो सीमित आय पर निर्भर हैं। यह अतिरिक्त राशि उन्हें अपनी छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने का मौका देती है। उदाहरण के लिए, यह अतिरिक्त साप्ताहिक पैसा किराने का सामान खरीदने, बिजली या गैस के बिल का भुगतान करने या दवाइयां खरीदने में सहायक हो सकता है। यह उन्हें थोड़ी बहुत मौज मस्ती के लिए भी जगह देती है, जैसे कि महीने में एक बार बाहर खाना, किताबें खरीदना या किसी सामाजिक समारोह में भाग लेना। यह उनकी जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में एक बड़ा योगदान देगा। वित्तीय विशेषज्ञ इस समय को पेंशन की बेहतर योजना बनाने का एक सुनहरा अवसर मानते हैं। यदि आप अभी भी काम कर रहे हैं और अपनी पेंशन को अधिकतम करना चाहते हैं, तो आपको यह सोचना चाहिए कि क्या आप अतिरिक्त नेशनल इंश्योरेंस योगदान कर सकते हैं। इसके अलावा पर्सनल पेंशन स्कीम्स या लॉन्ग टर्म सेविंग अकाउंट्स में निवेश करके भी आप अपनी सेवानिवृत्ति को आर्थिक रूप से सुरक्षित बना सकते हैं।
सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन वाइज जैसी मुफ्त सलाह सेवाएं इस दिशा में आपकी मदद कर सकती हैं। यह जानना भी आवश्यक है कि हाल की इस वृद्धि के पीछे कुछ खास आर्थिक कारण हैं। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसने औसत कमाई को बढ़ाया है। यही 4.1% की कमाई में वृद्धि पेंशन की गणना को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण बन गया। सरकार इस नीति के दीर्घकालिक प्रभावों का लगातार मूल्यांकन कर रही है। कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि भविष्य में ट्रिपल लॉक को संशोधित किया जा सकता है ताकि यह अधिक संतुलित और टिकाऊ बन सके। उदाहरण के लिए, भविष्य में इस नीति को केवल मुद्रास्फीति या औसत वेतन वृद्धि तक सीमित किया जा सकता है, या न्यूनतम 2.5% की गारंटीशुदा वृद्धि को हटाया जा सकता है। लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है और यह सब केवल अटकलें हैं। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी पेंशन कितनी होगी, तो आप सीधे सरकार के आधिकारिक पोर्टल यानी gov.uk पर जाकर अपने रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेंशन सर्विस से संपर्क करके भी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नई दरें पेंशन भोगियों को डाक के माध्यम से वसंत ऋतु की शुरुआत तक भेज दी जाएंगी, जिससे वे जान सकें कि उन्हें किस दर से भुगतान किया जाएगा। आने वाले वर्षों में ट्रिपल लॉक नीति के भविष्य को लेकर चर्चाएं और विश्लेषण जारी रहेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि वर्तमान में पेंशन भोगियों को जो राहत मिली है वह उनकी आर्थिक स्थिति को स्थिर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों को वह सम्मान और सुरक्षा मिले जिसके वे हकदार हैं। कुल मिलाकर उच्च पेंशन योजना एक ऐसा अवसर है जो कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद कर सकता है। हालांकि यह एक व्यक्तिगत वित्तीय निर्णय है और इसका चयन करने से पहले सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कर्मचारी को अपनी उम्र, सेवा के बचे हुए वर्ष और सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही यह निर्णय लेना चाहिए। जिन लोगों के पास सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त समय है, वे इस योजना का लाभ उठाकर अपनी मासिक पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं। वहीं जिन लोगों के पास कम समय बचा है, वे अपने ईपीएफ फंड को एक मुश्त राशि के रूप में प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह योजना भारतीय कार्यबल के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें उनके भविष्य के लिए बेहतर योजना बनाने का मौका प्रदान करती है। इस पेंशन वृद्धि ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर योजनाएं सही हों, नीतियां स्पष्ट हों और जानकारी समय पर मिल जाए, तो सेवानिवृत्ति जीवन का एक सुंदर और सम्मानजनक चरण बन सकता है। अंत में, यह समय सिर्फ खबरें सुनने का नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत वित्तीय निर्णय लेने का भी है। पेंशन योजना, भविष्य की तैयारी और निवेश की रणनीति अब सिर्फ सलाह के विषय नहीं रहे, बल्कि हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। और इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।